तो जनता के बीच एक बात आई कि अंजुला माहौर का तो यहाँ घर तक नहीं है, कोई जमीन नहीं है, बाहरी कैंडिडेट बता रहे हैं आपको। मेरे पिता यहाँ पोस्टेड रहे, मेरा बचपन इन हाथरस की गलियों में चूड़ी वाली गली और ये तमाम बख्तियार गली और इन सब के आसपास बीता है और मुझे लगता है कि ये तो प्रश्न बिल्कुल यथोचित तो नहीं है। जेपी नड्डा जी से क्या कुछ बात हुई? उन्होंने मुझे बहुत बारीकियां अपने चुनाव को लेकर समझाई, छोटी छोटी चीज़ों पर मेरा ध्यान दिलाया कि कैसे ये चुनाव लड़ा जाएगा। आप बनती हैं विधायक, वुमेन सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे? हमने संकल्प पत्र अपना दिया था, उसमें एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया हमारे मुख्यमंत्री जी ने और बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी उन पर अंकुश लगाने का काम किया। अगर आप यहाँ से सदन पहुँचती हैं तो हाथरस की दशा और दिशा क्या होगी? अपना पर्सनल एजेंडा लेकर मैं नहीं आई हूँ। मेरा एजेंडा वो है जो यहाँ के लोगों का एजेंडा है, मेरा एजेंडा वो है जो यहाँ के कार्यकर्ताओं का एजेंडा है। नमस्कार, सनराइज न्यूज की चुनावी यात्रा इस वक्त हाथरस पहुंच चुकी है। हाथरस से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे सामने मौजूद हैं अंजुला माहौर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। सबसे पहली शुरुआत थोड़े कठिन सवालों से हो जाए, जिससे कि आगे की जो हमारी चर्चा रहे वो थोड़ी सी आसान रहे और सही रहे। यहाँ के जो एक सबसे बड़ा सवाल उठता है या हाथरस पूरे देश में चर्चा में तब आया जब एक घटना हुई 2020 में 14 सितंबर की वो घटना थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो थोड़ा सा समीकरण थे वो गड़बड़ाए यहाँ से। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक कोशिश करी और आपको महिला प्रत्याशी होकर के एक टिकट दी। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं हरिशंकर माहौर और उनके साथी कई सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के ये आरोप लगा दे रहे हैं कि अंजुला माहौर जी अनुसूचित जात से नहीं है, कोरी समाज से नहीं है। ये सब क्या एकदम से राजनीतिक उठापटक हो गई? कोई राजनीतिक उठापटक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती और सुंदरता है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता ये अधिकृत है कि वो टिकट मांगे और टिकट की मांग करे और पुरजोर कोशिश करे, ये तय है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमारी पार्टी का अनुशासन है कि एक बार जब पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल कर देता है, उसका सिंबल आ जाता है, तो सारे लोग मिलकर अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उसको चुनाव लड़ाते हैं और ऐसा ही हुआ है। जितने लोग टिकट मांग रहे थे सारे लोग मेरे साथ हैं, मेरा चुनाव संभाल रहे हैं। जनता के बीच से जब हमने बात करी तो जनता के बीच से एक बात आई कि अंजुला माहौर का तो यहाँ घर तक नहीं है, कोई जमीन नहीं है, बाहरी प्रत्याशी हैं। लोगों ने नारे भी लगाए कि मोदी योगी तुमसे बैर नहीं, बाहरी कैंडिडेट की खैर नहीं। बाहरी कैंडिडेट बता रहे हैं आपको, फिर जीत कैसे सुनिश्चित होगी? देखिए, मैंने घर ले लिया है यहाँ पर और मैं वसुंधरा में रहती हूँ। 21 तारीख को मेरा टिकट हुआ था और 22 तारीख को मैंने घर ले लिया था। और दूसरी बात यह है कि मैं कहीं बाहर की नहीं हूँ, मैं हाथरस की हूँ, हाथरस की बेटी हूँ। मेरे पिता यहाँ पोस्टेड रहे, मेरा बचपन इन हाथरस की गलियों में चूड़ी वाली गली और ये तमाम बख्तियार गली और इन सब के आसपास बीता है। मैंने बागला कॉलेज में अपने छोटे में अपना एजुकेशन भी लिया है। मेरे पिता यहाँ पर पोस्टेड थे और तब अलीगढ़ और हाथरस जिला एक हुआ करता था और मेरा एजुकेशन सिकंदराऊ में, अलीगढ़ में, टीकाराम में, अब्दुल्ला कॉलेज में, DS डिग्री कॉलेज में, इन सारी चीज़ों में हुई है। तो मैं कहाँ बाहर की हूँ? ये तो और मुझे लगता है कि ये तो प्रश्न बिल्कुल यथोचित तो नहीं है। आपने पिताजी का जिक्र कर दिया। पिताजी से जुड़ी एक बात फिर आ जाती है कि लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी सर्विस बुक में तो जो कास्ट फैक्टर आपका आ रहा है वहां से भी गड़बड़ हो रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं और ये मुझे लग रहा है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इस तरीके की बात को नहीं कह रहे हैं। ये हो सकता है विरोधी हों, विपक्षी हों, जो इस तरीके के प्रश्न उठा रहे हैं। और जो ये शिकायत की बात आप कर रहे हैं, कई बार शिकायत हुई है, लेकिन उसमें जितनी क्लीन चिट मिली है वो मुझे मिली है। वो शिकायत तो बताते हैं लेकिन उसका जो रिजल्ट आया है वो नहीं बताते। रिजल्ट मेरे पक्ष में है, क्लीन चिट मेरे पक्ष में है। क्या रिजल्ट निकला उसका? मुझे क्लीन चिट मिला है कि मैं कोरी समाज की लड़की हूँ, बेटी हूँ, मुझे क्लीन चिट है, कोई इशू ही नहीं है। और ये तो विपक्षियों और विरोधियों के द्वारा फैलाई गई साजिश और षड्यंत्र है, ये कुचक्र है। तो मैं समझती हूँ कि इन सारी चीज़ों से मैं ऊपर हूँ और इस वक्त पूरी जनता के सहयोग से, नेताओं के नेतृत्व में, कार्यकर्ताओं के पुरजोर प्रयासों से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। विरोधियों की बात तो बाद में, आप ही की पार्टी के बड़े नेताओं में कुछ नेताओं का नाम ले लूं तो पूर्व सांसद बंगाली सिंह का नाम आ जाता है। इन जैसे लोगों का नाम आता है जो कह रहे हैं कि आखिरी क्षण तक आपका टिकट कटवाएंगे, यहाँ के किसी व्यक्ति को टिकट देंगे, क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं। और उसी में उनका ये तक कहना है कि अगर जैसे उन्होंने ये बात कह दी, अब दो बातें सामने आ गई हैं। एक तो जब तक आपकी पार्टी के लोगों का समर्थन नहीं होगा, जीत तो अधर में फंस गई। और दूसरी एक बात यह है कि जीत गई भी मान लो कैसे भी आप, तो चला तो पाएंगी नहीं फिर, क्योंकि लोग ही समर्थन नहीं करेंगे, पार्टी के ही लोग।
देखिए मैं बिल्कुल शपथ पूर्वक और संकल्प पूर्वक की बात आपके सामने रख रही हूँ कि चाहे बंगाली सिंह जी हों, चाहे यहाँ के पूर्व सांसद हों, या जिनका नाम भी आप ले रहे हैं, एक भी व्यक्ति मेरे विरोध में नहीं है। ये बात और है कि उन सारे लोगों ने अपनी टिकट मांगी थी, लेकिन टिकट जब अधिकृत प्रत्याशी को घोषित हो गई तो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है, मेरे साथ हैं, मेरे कार्यालय पर आते हैं, मेरा कार्यालय संभाल रहे हैं, मेरा चुनाव संभाल रहे हैं, और मुझे उन्होंने अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी हैं। सारे लोग मेरे साथ हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, बड़े, ये तो बहुत सीनियर लोग हैं हमारी पार्टी के, कह लीजिए भीष्म पितामह है, तो इनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ये लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे चुनाव में, मेरा पूरा चुनाव ये लोग संभाल रहे हैं। और सच बताऊं, मैं तो सिर्फ चेहरा हूं, चुनाव पूरा ये लोग संभाल रहे हैं। और मैं चुनाव, आप देखिए, आप फीडबैक लीजिए, हमारे चुनाव ईश्वर की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से, दाऊ जी की कृपा से बहुत ठीक चल रहा है। अगर भी पिछले कुछ दिनों रविवार को जेपी नड्डा यहाँ पर आए थे और आपके समर्थन ने प्रचार किया, आप ही की पार्टी के कुछ लोगों ने उनको पत्र लिखा था आपकी टिकट कटवाने को लेकर के। जेपी नड्डा जी से क्या कुछ बात हुई? नहीं, नड्डा जी ने तो बल्कि मुझे देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का कैडर है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासनात्मक पार्टी है। यहाँ पूरा फीडबैक जाता है नीचे से लेकर, नीचे से ऊपर तक, इवन ऊपर, सबसे ऊपर संसदीय बोर्ड है, वहाँ तक डिस्कशन होता है, सर्वे होता है, फीडबैक होता है, नेताओं कार्यकर्ताओं की राय शुमारी होती है, और उसके बाद कोई टिकट जनहित में या पार्टी हित में तय होती है। तो और बल्कि नड्डा जी का तो मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं कार्यकर्ता हूँ, उनका आशीर्वाद एक एक कार्यकर्ता पर है। और उन्होंने तो मुझे इलेक्शन के बारीक बारीक टिप्स समझाए। जब नड्डा जी यहाँ आए थे और उन्होंने, मेरे साथ बातचीत हो रही थी, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठने का, तो उन्होंने मुझे बहुत बारीकियां अपने चुनाव को लेकर समझाई, छोटी छोटी चीज़ों पर मेरा ध्यान दिलाया कि कैसे ये चुनाव लड़ा जाएगा और इस चुनाव में हम लोग सफलता प्राप्त करें। इसको लेकर उन्होंने बहुत गुरमंत्र दिए, बहुत छोटी और बारीक चीज़ें मुझे समझाई। ये बात आपको तब याद नहीं थी जब आप समाजवादी पार्टी में गई थी? माने ये आशीर्वाद और भाजपा की इतनी कामयां, जो इतनी खूबियां आपने गिनाई, ये जब आप समाजवादी पार्टी में गई थी तब क्या हो गया था? देखिए, वो एक अलग विषय है और मुझे लगता है कि ये प्रारब्ध है, ये यहाँ पर लिखी हुई चीजें हैं। हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, हान लाभ जीवन मरण यश अपेशी विधान। जब हम बिहारी जी में आस्था रखते हैं, दाऊ जी महाराज में आस्था रखते हैं, तो ये तय है कि वो तय करते हैं कि कौन आदमी कब, किस क्षण क्या डिसीजन लेगा और क्या करेगा। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी और मैं प्रायश्चित करती हूँ और मैं इस गलती को मानती हूँ कि मुझसे ये हुआ है। जनता कहती है कि अंजुला जी मेयर बनने के बाद, भाजपा ने मेयर बनाया, उसके बाद एक लंबी पारी खेलना चाहती थी और इसके बाद वो सपा में गई, वहां से उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया और उसके बाद फिर वो घर वापसी कर लिया, यूं कहो भाजपा में आ गई और अब भी एक और लंबी पारी खेलना चाहती हैं, बड़े सदन पहुंचना चाहती हैं। इसमें बुरा क्या है? तो दल बदल की राजनीति करके पहुंचेंगी या इसी पार्टी से पहुंचेंगी? मैं प्रोडक्ट भारतीय जनता पार्टी का हूं। भारतीय जनता पार्टी की मैं प्रोडक्ट हूं, मैं कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मान, सम्मान, स्थान और पहचान देने का काम किया है। और अब ये शरीर जब पार्थिव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर ही जाएगा, इससे पहले कहीं नहीं जाएगा। ये आपके वर्ड्स जो हैं वो मार्क कर लिए जा रहे हैं, रिकॉर्ड हुए जा रहे हैं। स्पेशली आप करिए जी, आप करिए, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए, ये वचन है मेरा। अच्छा, और भी सभी पार्टियों ने अनुसूचित जाति से ही जाटव उम्मीदवारों को यहाँ पर उतारा है, उनसे कितनी तगड़ी फाइट चल रही है आपकी? देखिए, ये तो जनादेश से जन्म होता है जनप्रतिनिधि का, और मैं समझती हूँ कि ये तो जनादेश तय करेगा कि किसकी फाइट किससे, किसका बराबर, किससे मुकाबला किससे है। मैं तो बस चुनाव लड़ रही हूँ, जनता का आशीर्वाद मांग रही हूँ, उनकी शुभकामनाएं मांग रही हूँ, अपने पूरे संगठन को साथ लेकर चुनाव लड़ रही हूँ। जनता का आशीर्वाद, सहयोग और शुभकामनाएं मुझे प्राप्त होंगी, ऐसा मैं विचार रखती हूँ। हाथरस के केस का फैक्टर कितना पार्टी पर पड़ेगा? देखिए, वो केस हुआ है, वो कष्टदायी घटना थी, दुखद घटना थी और उसका कष्ट मुझ जैसे तमाम कार्यकर्ताओं को हुआ, पार्टी को हुआ, संगठन को हुआ, हमारी सरकार को हुआ। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद जिस तरीके के एक्शन हमारी सरकार ने लिया, जिस तरीके की चीज़ों को व्यवस्थित करने का काम हमारी सरकार ने किया, वो काबिले तारीफ है। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करती हूँ, उन्हें बधाई और धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने इस घटना को
तुरंत प्रभाव से सारी चीज़ों को सामान्य की, परिवार के साथ खड़े हुए, न्याय दिलाने के लिए हमारे सरकार पूरी तरह उन्होंने ये चीज़ें संज्ञान ली। और अब क्योंकि ये कोर्ट में है, क्योंकि अब कानून पर हम सारे लोगों का विश्वास है और अब ये कानून तय करेगा, वहाँ न्यायालय में विचाराधीन है ये सारी चीज़ें, तो उस पर मुझे लगता है कि किसी तरीके की बात कहना अनुचित होगा और जो न्यायालय निर्णय करेगा उस सबका हम लोग सम्मान करेंगे। 2020 में जब ये घटना हुई तो आपकी सरकार और हाथरस दोनों के इतिहास में काले अक्षरों से वो घटना लिखी जाएगी हमेशा। वुमेन सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू आ गया है अब, और उसके बाद जब आप प्रत्याशी बनाई गई और अगर ईश्वर ने साथ दिया और सारे समीकरण जैसा कि आप कह रही हैं, आप बनती हैं विधायक, वुमेन सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगी, उस पर क्या काम? देखिए, वुमेन सिक्योरिटी के लिए न केवल अंजुला सिंह माहौर वरन उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत संवेदनशील है। अगर आपको याद हो, हम लोग घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम लोग संकल्प पत्र जारी करते हैं और इस बार भी आकांक्षा पेटी रख रखकर हम सारे लोगों ने हमने लोगों के सुझाव विचार जानने का प्रयास किया है और उसको पूरी तरह अपने संकल्प पत्र में शामिल करने का काम किया है। और पिछली बार भी जब हमारी सरकार चुनाव लड़ रही थी 2017 में, तब हमने संकल्प पत्र अपना दिया था, उसमें एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया हमारे मुख्यमंत्री जी ने और बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी उन पर अंकुश लगाने का काम किया। और सबसे बड़ी चीज जो हमारी सरकार ने की, मैं बधाई देना चाहती हूँ आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, जिसमें बेटियां सुरक्षित, व्यापारी सुरक्षित, महिलाएं सुरक्षित, बुजुर्ग सुरक्षित, किसान सुरक्षित, बेटे बेटियां आराम से स्कूल जा रहे हैं, 11 बजे के बाद महिलाएं सड़क पर हैं। तो ये जो वातावरण सुरक्षा का दिया है, ये हमारी मुख्यमंत्री जी ने दिया और महिलाओं सिक्योरिटी को लेकर तो वो बहुत संवेदनशील है। अंजुला जी, वी आर इन लास्ट स्टेप ऑफ अवर इंटरव्यू। अगर आप यहां से सदन पहुंचती हैं तो हाथरस की दशा और दिशा क्या होगी? यानी कि हाथरस के क्या बड़े मुद्दे हैं जो आप यहां के सॉल्व करेंगी और जिनको आप बड़ा मुद्दा मानती हैं अभी तक, उन पर काम करेंगी? देखिए, मैं कोई अपना व्यक्तिगत एजेंडा लेकर हाथरस की इस पवित्र और पावन धरती पर नहीं आई हूँ। दाऊ जी की धरती पर अपना पर्सनल एजेंडा लेकर मैं नहीं आई हूँ। मेरा एजेंडा वो है जो यहाँ के लोगों का एजेंडा है, मेरा एजेंडा वो है जो यहाँ के कार्यकर्ताओं का एजेंडा है, मेरा एजेंडा वो है जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। जो सारे लोग कहेंगे, मैं तो कार्यकर्ता भाव से उन एजेंडा को अपना समर्थन दूंगी और सहयोग करूंगी और ये तय करूंगी कि जो एजेंडा वो तय करेंगे उसको पूरा करने के लिए। अभी तक कुछ पता चले हैं यहाँ की जो समस्याएं हैं? नेचुरली मैं आगरा की मेयर रही, शिक्षण संस्थान नहीं है यहाँ पर कोई। आप मीडिया से आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स बहुत सारे सैंक्शन किए हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के सड़कों पर, यहाँ के चिकित्सालयों पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ध्यान है और ये सारी चीज़ें आपको आने वाले वक्त में बहुत और ज़्यादा दिखेंगी। उम्मीद है आप भी कभी वहाँ जाएं, क्योंकि हाल ही में हम रिपोर्ट कवर करके आए हैं तो हमें जो वहाँ की स्थिति दिखी है बहुत ही हालात बद से बदतर हैं। आप भी एक बार जाइएगा तो मुझे लगता है आपको मैं जरूर जाऊंगी और मैं समझती हूँ मीडिया इस बात में मेरा सहयोग करेगा कि जहाँ ये तो संजय की दृष्टि है मीडिया, और जहाँ जहाँ से भी दिखाएंगे, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि ये दिक्कतें हैं, मैं जरूर काम करूंगी, प्रयास करूंगी और सारे लोगों को साथ लेकर उन मुद्दों को, उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करूंगी जो आप बताएंगे। हाथरस के युवाओं के लिए क्या विजन है आपका? युवाओं के लिए तो मेरा शुभाशीष और आशीर्वाद है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट वोटर कैंपेन हम लोग चला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है, उसे डायल करिए 7505-403-403, इस नंबर को डायल करिए, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लीजिए। और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नेता बना देंगे आप, कम से कम समर्थक तो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि ऐसा राजनीतिक रोजगार के मुद्दे पर बात कर दीजिए। रोजगार मुद्दे पर हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में बड़ी चीजें इस हाथरस को मिलने वाली हैं और मैं तो प्रयास करूंगी कि वो चीजें जल्द से जल्द हाथरस की धरती पर आए। एक आखिरी सवाल, उसके बाद इंटरव्यू की खत्म करेंगे। अगर आप मान लीजिए यहाँ से विधायक चुनती हैं और सदन पहुंच गई, एक अजम्पशनल क्वेश्चन है, अगर आपके सेंटिमेंट हर्ट ना हो तो, यहां से आप विधायक चुने और सदन पहुंचे और खुदा न खास्ता उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना आए, सरकार बदले, तो ये तो आरोप नहीं लगाएंगी कि अब सरकार बदल गई है, निधि नहीं आ रही है, यहाँ के विकास कार्य हो नहीं पा रहे हैं? इन काल्पनिक प्रश्नों के तो कोई उत्तर नहीं है कि यदि चाचा की मूछें होती तो वो चाची होती। भविष्य तो हम पूरा देख के नहीं आए हैं। ये तो काल्पनिक प्रश्न है और आने वाले समय में मैं उनके उत्तर दूंगी और सारी समस्याओं का सामना करूंगी और कोई इश्यू ही नहीं है कि हम लोग बचने का प्रयास करें। और मुझे लगता है कि सामने आकर दिक्कतों को, परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को हम लोग फेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी चीजें ठीक। यहाँ से विधायक बनी तो वापस फिर आगरा तो नहीं चली जाएंगी?
जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को यह आदेश दिया है कि इस धरती पर आपको रहना है और यहीं सेवा और लोगों की देखभाल करनी है, तो मैं निश्चित तौर पर हाथरस में रहूंगी। मैंने आपको पूर्व में बताया कि मैंने घर ले लिया है और यहीं काम करूंगी। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ए वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा और यहीं मेरा घर है, यहीं मेरा परिवार है, यही मेरा राजनीतिक कैरियर है और यहीं मैं लोगों की सेवा करूंगी, यहीं दाऊ जी की धरती पर रहूंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। उम्मीद है कि आप यहाँ पर हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी और जो शब्द कहें उस पर रहेंगी। बाकी 20 फरवरी को यहाँ नतीजे होंगे, चुनाव होंगे, उसके बाद जनता मतदान करेगी। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। इस हाथरस की दशा दिशा कौन तय करेगा और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन वहां का प्रतिनिधित्व करेगा, यह आगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।